हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज इस नए कंसेप्ट को। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज समझते हैं गॉस लॉ को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो कहा क्या है हमसे इस क्वेश्चन में, बोलता है यूजिंग द गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर द इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। ओके, तो हम लोगों से बोला क्या, हम लोगों से बोला है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है? इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर की। ओके, तो अगर हम लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गॉस लॉ को थोड़ा समझना होता है। ठीक है, गॉस लॉ हमें इन दो इक्वेशंस को प्रोवाइड करता है, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, ये क्या कहता है हमें? ये कहता है कि मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज की वजह से अगर हमें किसी भी डिस्टेंस पे, सपोज r, अगर हमें इस डिस्टेंस पे, चार्ज से इस डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? हम इस चार्ज के अबाउट एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ओके, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेंगे जिसे कि हम कहेंगे dA। ठीक है, अब चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और अगर ये चार्ज मैं मान के चलता हूँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ऑफ क्या होते हैं, इसमें से बाहर की तरफ निकलते हैं, ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी इस डिस्टेंस पे या इस एरिया पे, छोटे से एरिया पे भी इस तरीके से होगा आउटवर्ड, और इसका एरिया वेक्टर भी होगा बाहर की तरफ इस तरीके से आउटवर्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी और इस छोटे से जो एरिया होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये हमको प्रोवाइड करेगा फ्लक्स which is passing through this small area। ओके, और सिमिलरली वो जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू इन, यानी ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज होगी उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स, उस चार्ज के, जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, इस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स पे होगी आपकी फ्लक्स। ठीक है, तो इसी रिलेशन को यूज करके हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज है। सपोज करते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस बनता है वो बनता है एक स्फीयर। ठीक है, तो अगर एक वायर है तो इसका जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनता है ना, वो बनता है एक इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, वो बनता है एक इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर के लेंथ को हम लोग मान के चलते हैं कि ये L लेंथ का है। ठीक, अब इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस दैट इज सिलेंडर के जनरली 3 सरफेसेस होते हैं, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस और इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब एरिया है तो ऑब्वियसली एरिया वेक्टर भी होगा, तो ऊपर वाले का जो एरिया वेक्टर है वो सपोज हम मान के चलते हैं, वो एक्चुअली होता भी है कि आउटवर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है ये ऊपर की तरफ,
इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ये इस तरफ नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली और आउटवर्ड, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर भी इसी तरीके से जो एरिया वेक्टर होगी वो होगी ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड यहाँ से, और इस तरफ भी ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड यहाँ से, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जैसे कि अभी मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, ओके। तो ये जो टोटल फिगर है इसके अंदर हमें 3 सरफेसेस दिख रहे हैं। सरफेस मैं इसको नाम दे देता हूं 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगी वो इन 3 सरफेसेस की वजह से होगी, ठीक है। तो जो ई नेट होगा या फिर फाई नेट होगा, यानी नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा ई डॉट ए डी ए, ठीक है। इसे कहते हैं सरफेस 1 के लिए, प्लस ई डॉट डी ए ये सरफेस 2 के लिए, प्लस ई डॉट डी ए ये होगा सरफेस 3 के लिए सपोज, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ये सारे वेक्टर नोटेशन है, ओके, ये वेक्टर नोटेशन है। अब क्या होगा, अब हम अगर सरफेस 1 देखें तो सरफेस 1 पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, वही हमारे एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन है। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो सेम है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैं इसको खोल के लिख सकता हूं ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक। और सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री। 90 क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री, तो 90 प्लस सिमिलरली ये भी ई डी ए और ये हो गया आपका कॉस 90 डिग्री। तो ये और ये दोनों क्या हो जाते हैं 0, बचते हैं हमारे पास सिर्फ ये ई डी ए, ठीक है। अब अगर मुझसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम यहां पे इसकी जगह क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो E आ जाता है, E इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट डी ए, ठीक है। अब यहां पे क्यू इन जो है वो क्या है, देखिए यहां पे ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका की लेंथ है इन्फिनिटी। अगर मैं अल्फा को मानता हूं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो नेट चार्ज कितना है इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, दैट इज क्यू इन शुड बी अल्फा टाइम एल, क्योंकि इसकी लेंथ हमने एल मान के चलिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं अल्फा एल बाई, अच्छा डी ए क्या है, डी है हम ये छोटा सा सरफेस एरिया, ठीक है। डी ए है ये छोटा सा सरफेस एरिया, तो नेट सरफेस एरिया क्या है, नेट सरफेस एरिया हो गया इसका, अगर देखिए डी ए ये छोटा सा सरफेस एरिया है तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया, तो स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया
अगर मैं डीए को स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया बोलता हूं तो फिर नेट या फिर टोटल एरिया क्या हो जाएगा फॉर अ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 पाई आर एच के बराबर। ठीक है, मैं अगर इस सिलेंडर का रेडियस जो है यहां से यहां इसको आर मानता हूं तो आर, और ये जो लेंथ है ये यहां एच का काम करेगा, तो ये 2 पाई आर और ये रहा एल। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एल से एल कैंसिल, अल्फा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ये हो जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। एट अ डिस्टेंस आर, अगर मैं इसके रेडियस को आर कह दूं, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, ये दैट्स इट।